ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देख रहे हैं, दैट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी से हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मोलरिटी को कैपिटल एम से करते हैं, इसे फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है सिमिलर होता है मोलरिटी की तरह, सिमिलर टू मोलरिटी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी ये ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड निकालेंगे, ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। लेकिन जो मोलरिटी है हम लोग सबके लिए निकाले थे, लेकिन एक्चुअली में मोलरिटी में हम लोग मोलर मास लेते हैं, और मोलर मास जो है कोवैलेंट कंपाउंड का लेते हैं। आयनिक कंपाउंड के लिए जो मोलर मास बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो आयंस प्रेजेंट है, उस आयन का जो एटम है उसके एटॉमिक मास का सम होता है ग्राम फॉर्मूला मास। जैसे एग्जांपल के लिए, चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ एक बार इसे, ग्राम फॉर्मूला मास को। तो हमने यहाँ पे ग्राम फॉर्मूला मास को डिफाइन किया है। इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एटम्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na+Cl- है, हम लोग शॉर्ट में इसे NaCl भी लिखते हैं। तो इसका जो हम लोग मोलर मास बोलते हैं, बोलने के लिए सारा कुछ कैलकुलेशन न्यूमेरिकली के लिए ठीक है। मोलर मास क्या बोलते हैं हम लोग, Na का हो गया 21, Na का 21 हो गया, और क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 0.56, 56.5 ग्राम पर मोल मोलर मास। लेकिन ये बोलना एक्चुअली में गलत है। बोलते हैं कैलकुलेशन वगैरह से मोलरिटी वगैरह सारा कुछ निकाल लेते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड के लिए हमें बोलना चाहिए मोलर मास नहीं, ग्राम फॉर्मूला मास। निकालने का तरीका वही है, इसीलिए हमारा आंसर करेक्ट आता है। ग्राम फॉर्मूला मास 21 + 35.5। बुक में भी देखो इसे लिखा रहता है न्यूमेरिकल में मोलरिटी, लेकिन इसके लिए बोलना चाहिए फॉर्मेलिटी, जो टर्म इसके लिए डिफाइन किया गया है। ये आएगा 56.5 ग्राम पर मोल। इसे हम लोग बोलना चाहिए ग्राम फॉर्मूला मास, मोलर मास के लिए। उसी तरह जब हम लोग मोल निकालते हैं, जो ये है मॉलिक्यूल है, उसके लिए मोल निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो जैसे हम लोग मोलरिटी के लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसी तरह फॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट, ग्राम फॉर्मूला मतलब मोल आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम लेंगे हम लोग लीटर में लेंगे। ठीक है, मतलब अगर इसे डिफाइन करना है तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, या बहुत जगह देखो बुक में ग्राम फार्मूला मास भी लिख देता है, लेकिन ग्राम फार्मूला मास जो है ये मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अगर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन मोलरिटी होता है, तो यहाँ पे मोल्स के बदले बोल देंगे नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो हम लोग फॉर्मेलिटी को भी डिफाइन कर देते हैं। इसमें आपको सेम रखना है, जैसे मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं वैसे फॉर्मेलिटी। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मतलब नंबर ऑफ मोल जिसे बोलते थे हम लोग ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी को एम से करते थे, इसे एफ से करेंगे। फॉर्मूला हमने यहाँ लिख ही दिया, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर जिससे लेते थे, जिसे हम लोग 1 करते थे, उससे हमेशा डिवाइड करेंगे, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अब इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा, हम लोग फॉर्मल लिखते हैं, फॉर्मल जैसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या लिखेंगे ग्राम फॉर्मूला पर लीटर। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं ना, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मूला में देखो वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसमें वॉल्यूम वाला टर्म है, इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन का टर्म ले रहे हैं, नॉर्मेलिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मेलिटी, इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे हम डिफाइन करते हैं पहले। तो हमने पहले नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को बहुत जगह ग्राम इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अगर इक्विवेलेंट लिखें या ग्राम इक्विवेलेंट लिखें, दोनों सेम है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट हो उसे हम लोग नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो अब हमने सॉल्यूशन को यूनिट लिया है, 1 लीटर लिया है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। अब देखो, जो मोलरिटी हमने लिया था उसमें हमने लिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के थे वो मोलरिटी था। यहाँ पे 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, तो मोलरिटी में मोल आया था, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट आया था, इतना ही डिफरेंस है। तो जो मोल निकालते हैं वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और जो ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं ये गिवन मास अपॉन मोलर मास नहीं करेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करेंगे। तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास का, क्योंकि इसमें ग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा गिवन मास अपॉन, गिवन मास जो है हम लोग ग्राम में लेंगे, गिवन मास जैसे उसमें भी ग्राम में लिया था मोल में, अपॉन यहाँ पे मोलर मास लिया था, मोल था, यहाँ पे लेंगे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में क्या रिलेशन है? अगर मोलर मास यहाँ लेते तो मोल आ जाता, तो मोलरिटी आ जाता, लेकिन यहाँ मोलर मास के बदले हमने इक्विवेलेंट मास लिया, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट आएगा और ये नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो पहले हमें इक्विवेलेंट मास समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मास जो है हम लोग मोलर मास से ही निकालते हैं। तो मोलर मास जो भी है हमारे पास, इसको अगर एक फैक्टर से डिवाइड कर दें, दैट इज एन फैक्टर उसे बोलते हैं हम लोग, तो आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट मास। मतलब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आएगा ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मोलर मास रहता तो वो आ जाता हमारे पास, क्या आ जाता, मोल। मोलर मास के बदले हमने ले लिया है इक्विवेलेंट मास, इसलिए आ जाएगा हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट मास हम लोग मोलर मास से ही कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करके। अब मोलर मास तो हम लोग निकाल सकते हैं, एन फैक्टर क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो एन फैक्टर, एन फैक्टर जो है डिफरेंट तरीके हैं निकालने के लिए। अगर हमारे पास एसिड है तो उसके लिए बेसिसिटी होता है, एन फैक्टर ऑफ जो एसिड है, एन फैक्टर अगर एसिड के लिए निकालेंगे तो ये होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी या प्रोटोसिटी। प्रोटोसिटी, प्रोटोसिटी मतलब कितने प्रोटॉन देगा, बेसिसिटी मतलब कितने H प्लस आयन देगा। तो H प्लस और प्रोटॉन सेम होता है, मतलब इसका मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स, मतलब कितने H प्लस आयन निकल सकते हैं। जैसे कि HCl है, ये एक H प्लस आयन दे सकता है, तो इसकी एन फैक्टर 1 हो जाएगी। H2SO4 है, ये भी एक H प्लस आयन दे सकता है, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगी। H3PO4 है, ये एक ये H2SO4 2 H प्लस आयन दे सकता है, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। H3PO4 3 दे सकता है, तो एन फैक्टर 3 आ जाएगा। अब देखना यहीं पे जो H3PO3 है और H3PO2 है, इसमें हमें 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन 3 ये देता नहीं है, ये 2 देता है, और ये भी 3 दिख रहा है इसमें, लेकिन ये भी 1 देता है। क्यों? ये हम लोग स्ट्रक्चर से बताते हैं। जो H3PO4 का, तीनों का बता देता हूँ मैं। H3PO4 का स्ट्रक्चर है वो देखो इस तरह से होता है, O के साथ H, O के साथ H, O के साथ H। इसमें तीनों हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो वही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है, तो इसका एन फैक्टर इसलिए 3 आएगा। अगर हम लोग H3PO2 की बात, PO3 की बात करें, H3PO3 एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो अब एक OH है, एक OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे H लगेगा। तो जो ये वाला हाइड्रोजन है ये रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि ये फॉस्फोरस के साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं है। ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, इसलिए इसकी एन फैक्टर 2 होगी। अगर H3PO2 की बात करें, डबल बॉन्ड O, OH, अब देखो
इसमें 2 ही ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन खत्म। अब दोनों हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा क्योंकि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, ये दोनों नहीं होगा, इसलिए एन फैक्टर इसका 1 होगा। तो ये केस मैंने डिस्कस कर दिया। एक और केस आता है जहाँ पे देखने से अलग लगता है, जैसे कि हमारा H3BO3 है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे BOH3 भी लिख देगा, जिसे आपको लगे बेस है, लेकिन ये एसिड है। इसका जो एन फैक्टर है वो 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर तो इस तरह से होता है BOH OH OH, और ये लुईस एसिड है क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, वाटर से लोन पेयर अपने तरफ लेता है। वाटर से जैसे ही लोन पेयर लेगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो ये बना लेगा B के साथ OH4। एक OH माइनस ले लेगा तो माइनस चार्ज, एक H प्लस देगा, तो इससे कितना H प्लस आयन निकला, 1 निकला, इसीलिए एन फैक्टर इसका आएगा 1। और जो ये H प्लस निकला है ये यहाँ से नहीं निकला है, वाटर से निकला है, इसीलिए इसे एप्रोटिक एसिड बोलते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया। एप्रोटिक एसिड वो एसिड होता है जो अपना H प्लस आयन नहीं देता है। H प्लस आयन अगर देगा भी तो बाहर से देगा, दूसरे का देगा, तो उसे एप्रोटिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे H3BO3 है, इसके अलावा Na प्लस है, ये भी अपना H प्लस नहीं दे सकता है, तो एप्रोटिक एसिड है, लेकिन एसिड है। ठीक है, तो ये तो हम लोग एन फैक्टर एसिड का निकालेंगे। अब अगर एन फैक्टर ऑफ बेस निकालना है, तो बेस के लिए जो एन फैक्टर लिखते हैं वो बोलते हैं एसिडिटी। बेस के लिए बोलते हैं हम लोग एसिडिटी। एसिडिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे एग्जांपल के लिए NaOH है, तो ये एक OH दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये 2 OH दे सकता है, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये 3 OH दे सकता है, तो एन फैक्टर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग बेस का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास सॉल्ट है, फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए जो एन फैक्टर निकालते हैं वो होता है टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन। टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl है, इसमें Cl पे माइनस Na पे प्लस है, तो या तो कैटायन का चार्ज लो या तो एनायन। जो अगर कैटायन का लिया तो टोटल चार्ज +1, तो एन फैक्टर 1। जैसे मान लो MgCl2 है, इसमें क्या है, Mg पे 2 प्लस और 2 Cl माइनस, तो कैटायन पे भी देखो +2 चार्ज है, एनायन पे -1 -2 चार्ज है, तो एन फैक्टर 2 आएगा। एन फैक्टर में हम लोग चार्ज नहीं लिखते हैं, या तो कैटायन का टोटल चार्ज या एनायन का टोटल चार्ज। इसी तरह मान लो एल्युमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 तो एन फैक्टर क्या होगा, एल्युमिनियम पे +3 2 है तो 6, सल्फेट का भी देखो -2 3 है तो 6। दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एन फैक्टर। ठीक है, अब जो हम लोग निकालेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एन फैक्टर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है वही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे कि हमारा मान लो Cr2O7 2- से Cr3+ बन रहा है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट में जितने एटम हैं उतने प्रोडक्ट में कर देते हैं। इसका देखो +6 होता है, यहाँ पे +3 है, तो 1 का 6 तो 2 का 12 हो गया, 12 से कितना जा रहा है, 1 का 3 2 का 6 हो गया, तो 6 का चेंज हो रहा है, तो एन फैक्टर इसका 6 आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए Fe2+ से Fe3+ बन रहा है। ठीक है, तो 2 से 3 जा रहा है, तो एन फैक्टर में चेंज हुआ 1 का, तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला हमने लिखा था नॉर्मेलिटी का, क्या लिखा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, तो मास हमें क्वेश्चन में देगा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे,
जो मोलर मास होगा उस सॉल्यूट का अपॉन एन फैक्टर निकालने के लिए हमें आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसे निकालेंगे।